Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्ट इट. दो पर्सन एक दूसरे के सामने खड़े थे. उन दोनों ने वेडिंग सूट पहने हुए थे. एक ने ब्लैक और दूसरे ने फुल्ली वाइट. दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और आंखों में चमक. प्रीस्ट वांगजी की तरफ देखता है और उससे पूछता है, डू यू टेक वी वुशियान एज यूर लॉफुल हस्बैंड? वांगजी विंग की तरफ देखता है और एक हल्की स्माइल के साथ कहता है, यस आई डू. प्रीस्ट विंग की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, डू यू टेक वांगजी एज यूर लॉफुल हस्बैंड? विंग वांगजी की तरफ देखता है. वो हल्का सा ब्लश कर रहा था और वैसे ही अपने ब्लशिंग फेस के साथ एक मुस्कान के साथ कहता है, यस आई डू. प्रीस्ट उन दोनों को रिंग्स एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं और वो दोनों अपनी अपनी रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं. प्रीस्ट के कहने पर वांगजी विंग के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को रखता है और विंग को पैशनेट किस करता है. किस कंप्लीट होने के बाद प्रीस्ट अनाउंस करते हैं कि आज से वो दोनों हस्बैंड्स है. उन दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी. विंग की स्माइल तो जेन्युइन थी पर वांगजी के चेहरे पर एक स्मक थी और वो विंग की तरफ देख रहा था. अचानक वांगजी की आंखें खुल जाती हैं. सच में ये सबसे ब्यूटीफुल ख्वाब था या शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट. वांगजी उठ जाता है और सामने मिरर में देखता है. उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और वो तुरंत अपने साइड में हाथ घुमाने लगता है. वो विंग को ढूंढ रहा था जो अब उस जगह पर नहीं था. वांगजी विंग से कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, उससे कितना भी टॉर्चर क्यों ना कर ले, पर उसे सुकून विंग की बाहों में ही आता है. रात को वांगजी विंग को अपने साथ रखकर ही सोता है. जब भी विंग उसकी बाहों में होता है उसे एक अलग सुकून मिलता है, जिस वजह से विंग रात में वांगजी के साथ ही सोता है. और अभी वांगजी विंग को ही ढूंढ रहा था पर विंग उस जगह नहीं था. ये हर रोज़ की कहानी है. विंग वांगजी से जल्दी उठ जाता है. वो अपने सभी काम फिनिश करता है और फिर वांगजी का ब्रेकफास्ट बनाता है. वांगजी जब देखता है कि विंग आज भी उसकी साइड में नहीं है, वो तुरंत फिर से अपने सामने देखता है. उस मिरर में उसके चेहरे पर अभी भी उसे स्माइल नज़र आ रही थी. अचानक वो अपनी आंखें बंद करता है और उसे फिर से वो सब डरावनी यादें याद आने लगती हैं. किसी का चिल्लाना वांगजी के नाम से, एक डार्क रूम जिसमें एक इंसान चेयर्स पर बंधा हुआ है. उस इंसान के आसपास मशीन्स हैं और उसके सर पर भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. वो वांगजी का नाम लेकर चिल्ला रहा है पर वांगजी उस बंद डोर के छोटे से होल में से उस इंसान को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता. उसकी आंखों में आंसू है. बार बार वो इंसान वांगजी को हेल्प के लिए पुकार रहा है पर वांगजी हेल्पलेसली बाहर खड़ा है. वो कुछ नहीं कर सकता. जैसे ही वांगजी की आंखों के सामने ये सब फ्लैशबैक्स आते हैं, अचानक उसकी मुट्ठियाँ कस जाती हैं और जिन आंखों में अब तक हल्की सी चमक थी और होठों पे मुस्कान थी, अचानक वो वैनिश हो जाती हैं. अब उन आंखों में खून नज़र आने लगा था और उसके चेहरे पर गुस्सा. वो उठता है, नीचे उतरता है बेड से और तुरंत वॉशरूम में चला जाता है. वो बहुत देर कोल्ड शावर लेता है ताकि वो खुद को थोड़ा शांत कर सके, उसके गुस्से को थोड़ा कम कर सके. पर
ऐसा नहीं होता। वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है। उसने अपने मुट्ठियों को अब तक कस के रखा था। वो रूम से बाहर आता है और विंग की तरफ देखता है जो किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। वांग जी नीचे आता है और वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। ऑब्वियसली वो विंग की गलती ढूंढ रहा था ताकि वो विंग पर अपना गुस्सा निकाल सके। विंग जैसे ही देखता है कि वांग जी नीचे आ चुका है और ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा है, वो तुरंत एक हाथ में ब्रेकफास्ट की प्लेट लेता है और दूसरे हाथ से वो हैवी बॉल उठाता है। वो वांग जी के सामने उस ब्रेकफास्ट की प्लेट को रख देता है और उस बॉल को भी नीचे रखकर वही साइड में अपना हेड डाउन कर कर खड़ा हो जाता है। वांग जी उस ब्रेकफास्ट को देखता है, उसे खाने लगता है। वांग जी पूरी घर में अपनी नज़रें दौड़ा रहा था ताकि वो विंग को बीट करने का कोई मौका ढूंढ सके, पर विंग भी अपने काम में बहुत परफेक्ट था। पर विंग ये भी जानता था कि वांग जी किसी न किसी चीज़ पे से उसे मारेगा तो ज़रूर, जिस वजह से वो बस वांग जी के अगले एक्शन का वेट कर रहा था। वांग जी पूरा घर देखता है, उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। फिर वो ब्रेकफास्ट टेबल देखता है, वो भी पूरी तरह से सही थी। ब्रेकफास्ट भी अच्छा बना हुआ था। वांग जी बहुत गुस्से में आ चुका था क्योंकि विंग ने आज एक भी गलती नहीं की थी। विंग हमेशा भी कोई गलती तो नहीं करता, पर फिर भी वांग जी गलतियाँ निकाल ही लेता है, जैसे उसने अभी भी निकाल ही ली। उसने देखा कि विंग ने उसकी जो वाइट शर्ट पहनी हुई है उस पर हल्का सा स्टेन लगा हुआ है। विंग ने अभी अभी कुकिंग की तो शायद किसी चीज़ का स्टेन उस वाइट शर्ट पर लग गया है और वो बहुत ब्राइटली नज़र भी आ रहा है। वांग जी तुरंत अपना ब्रेकफास्ट नीचे रखता है, मतलब जो निवाला उसने उठाया था वो नीचे रख देता है और अपने हाथ को टिश्यू पेपर से साफ करता है और खड़ा होकर तुरंत विंग के चेहरे पर एक हार्श स्लैप करता है। विंग स्लैप को संभाल नहीं पाता और ऐसे सडन एक्शन की वजह से वो नीचे गिर जाता है। विंग ने अपने चीक पर अपना हाथ रख लिया था। वांग जी तुरंत उसके नेक को ग्रैब करता है और उसे हार्शली खड़ा करता है। वो विंग की नेक को टाइटली प्रेस कर रहा था। विंग को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी वो रेजिस्ट नहीं करता। वांग जी एक झटके के साथ विंग को पीछे छोड़ देता है और फिर से उसे एक स्लैप करता है। विंग नीचे गिर जाता है फिर से और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वांग जी नीचे झुकता है और उसकी शर्ट की कॉलर को टाइटली होल्ड करता है और कहता है, इतनी महंगी शर्ट तुमने खराब कर दी, तुम्हें अक्ल नहीं है, काम नहीं करना आता। इतना बोलकर वो फिर से विंग को स्लैप करता है। विंग शांति से वैसे ही बैठा हुआ था। वो एक आवाज़ भी अपने मुंह से नहीं निकालता। इनफैक्ट उसने अपना हाथ भी अपने गाल पे से निकाल लिया था। वांग जी इधर उधर देखता है। वो एक रॉड को उठाता है और उससे विंग को बहुत हार्शली बीट करने लगता है। विंग शांति से वही पड़ा हुआ वांग जी का मार चुपचाप खाता है। वांग जी का जब गुस्सा हल्का सा शांत होता है, वो उस रॉड को विंग के ही ऊपर ज़ोर से फेंकता है और फिर से अपने रूम में चला जाता है। एक्चुअली वांग जी के मेंशन में हर जगह ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जिससे वो विंग को टॉर्चर कर सके। सो ये रॉड होना उस जगह पर कोई अलग बात नहीं है। विंग कुछ पल वैसे ही वही बैठता है। वो अपनी आंखें टाइटली बंद करता है। उसके सामने वांग जी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है।
वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है और उस रॉड को उठाता है, उसे फिर से अपनी जगह रखता है और उस बॉल को उठाकर फिर से किचन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। वांग जी अब रूम में आ चुका था। वो तुरंत मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और खुद को देखता है। उसका चेहरा अब हल्का सा नॉर्मल हो चुका था और उसका गुस्सा भी बहुत सा कम हो चुका था। वांग जी खुद को देखता है और कहता है, जानवर, या शायद उससे भी बदतर बन चुके हो तुम। इतना बोलकर वो अपने दोनों हाथों को देखने लगता है, जिससे अभी अभी उसने विंग को बुरी तरीके से मारा था। वो अपने एक हाथ की टाइटली मुट्ठी बनाता है और मिरर के साइड वाले वॉल पर मारने लगता है, बहुत हार्शली। उसके हाथ से खून निकल रहा था, पर फिर भी उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, जिस वजह से वो खुद को भी हर्ट कर रहा था। विंग को दर्द देकर वांग जी भी सुकून में नहीं था। वो खुद को उस मिरर में देखता है और कहता है, और क्या चाहिए? क्यों आज भी दर्द हो रहा है? मैं ये सब कुछ करता हूँ ताकि मुझे सुकून मिल सके, पर ये ऐसा नहीं होता। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्यों आया वो मेरी ज़िंदगी में? अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो ये सब नहीं होता। ना मैं उसे टॉर्चर करता, ना उसे ये सब कुछ सहना पड़ता, ना मुझे ये सब कुछ सहना पड़ता। पर नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने गलती की है, उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे उस गलती का रिपे करना होगा। उसे भी तड़पना होगा, उसे भी मेरी तरह टूटना होगा, बिखरना होगा। जैसे मैं टूटा हूँ, जैसे मैं बिखरा हूँ, जैसे मैं ख़त्म हो चुका हूँ, उसे भी ख़त्म होना होगा। उसे भी वो सब सफ़र करना होगा जो मैंने किया है। इतना बोलकर वो वॉशरूम में चला जाता है और खुद के हाथ को क्लीन करता है और ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। विंग किचन में अपने काम कर रहा था। वो वांग जी के लिए लंच बॉक्स रेडी करता है और उसे पैक करने लगता है और दिल में सोचता है, ये सब मैं डिज़र्व करता हूँ। मैंने जो किया है उन सब गलतियों के लिए मुझे भी पे करना होगा। ये सब उसके दुख के सामने कुछ भी नहीं है। ये जख्म, ये दर्द उसके दर्द के सामने तो कुछ भी नहीं है। उसने तो अपना सब कुछ ऑलमोस्ट खो दिया है मेरी वजह से। मैं हूँ वो रीज़न जिसने उसे जानवर बनाया है, और अब अगर उसकी हैवानियत मुझ पर उतरती है तो गलत क्या है? मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ और मैं पे करूँगा अपनी हर हरकत के लिए। मैं पे करूँगा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। पर मुझे बहुत दुख है कि मैंने एक नॉर्मल इंसान को जानवर बना दिया है। उसके जानवर बनने का रीज़न मैं हूँ, तो मुझे भी पे तो करना ही होगा। जो किया, जो हुआ, उसमें मेरी गलती क्या थी ये तो मैं भी नहीं जानता, पर फिर भी उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी और मुझे ये सब सहना होगा, क्योंकि उसने भी ये सब कुछ सहा है। इतना बोलकर वो फिर से अपने कामों में लग जाता है। ये सब विंग अपने ही दिल में सोच रहा था। वांग जी नीचे आता है और वो विंग की तरफ देखता है। जैसे ही विंग ये नोटिस करता है कि वांग जी नीचे आ चुका है, वो तुरंत एक हाथ में उस लंच बॉक्स को पकड़ता है और दूसरे हाथ में उस बॉल को पकड़ते हुए वो वांग जी के पास आता है। वो फिर से वांग जी के सामने अपना हेड डाउन करके खड़ा हो जाता है और वांग जी के सामने वो लंच बॉक्स कर देता है। वांग जी भी उस लंच बॉक्स को पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब वांग जी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो विंग के सामने खड़ा हो सके।
वो अपने मेंशन का डोर फिर से अच्छी तरह से लॉक करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग वांगजी के जाते ही वही नीचे बैठ जाता है। भले ही कितना भी सह ले पर वो भी एक इंसान है, दर्द उसे भी होता है। विंग नीचे बैठकर अपने घुटनों को टाइटली पकड़कर उसमें अपना सर छुपाता है और सोचता है, क्या क्या ये सब होना ज़रूरी था? क्या उस एक दिन में इतना सब कुछ बदलना ज़रूरी था? ये सब ना होता तो आज मेरी भी एक खूबसूरत ज़िंदगी होती और शायद उसकी भी। ना वो मेरी ज़िंदगी में होता, ना मैं उसकी ज़िंदगी में होता, और अगर होता भी तो हम दोनों के हालात ऐसे तो नहीं होते। ना वो टूटा हुआ होता, ना मैं यूँ बिखरा हुआ होता। क्या ये सब कुछ होना ज़रूरी था? यही सब विंग सोचता है और वही वैसे ही बैठा रहता है। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है और फिर से रात हो जाती है। विंग ने अपने सारे वर्क को कंप्लीट किया था और फिर से वो वांगजी के आने का इंतज़ार कर रहा था। वांगजी मैंशन में आज थोड़ा लेट आता है, मतलब जहाँ वो हर रोज़ 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाता है, आज उसे 12 बज चुके थे, फिर भी वांगजी आया नहीं था। विंग वही बैठा हुआ वांगजी का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में मैंशन का डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। विंग तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, उस हैवी बॉल को उठाता है और वांगजी के पास चला जाता है, मतलब मैंशन की मेन डोर की तरफ। वांगजी आता है और वो फिर से वही खड़ा हो जाता है। विंग उसका कोट उतारने में हेल्प करता है और उसकी टाई को भी निकालता है और उस बॉल को उठाकर हल्का सा पीछे मुड़कर जाने लगता है। वांगजी उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। वो आज सीधा अपने रूम में चला जाता है। ये शायद इन 6 महीनों में पहली बार था कि वांगजी ने विंग पर हाथ नहीं उठाया था और वो चुपचाप आते ही अपने रूम में गया था। विंग को ये थोड़ा अजीब तो लगता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। वो सोचता है कि हो सकता है वांगजी ने और भी कुछ हार्ड पनिशमेंट उसके लिए सोच के रखी होगी, जिस वजह से वो कुछ नहीं कहता और फिर से डिनर प्रिपेयर करने लगता है, मतलब लगाने लगता है। वांगजी नीचे आता है और विंग को कहता है, मुझे नहीं खाना, जल्दी से रूम में आओ। इतना बोलकर वो रूम में चला जाता है। विंग उस सारे डिनर को वही ढक देता है और वो भी वांगजी के पीछे उसके रूम में चला जाता है। जैसे ही विंग ने रूम में एंटर किया था, वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है, जिस वजह से विंग के हाथ में जो बॉल थी वो नीचे गिर जाती है। बट उन दोनों का लक अच्छा था कि वो किसी के पैर पर नहीं गिरती और किसी को भी हार्म नहीं करती। उस बॉल की आवाज़ से विंग और वांगजी दोनों भी उस बॉल की तरफ देखने लगते हैं। वांगजी का ध्यान जैसे ही उस बॉल पर जाता है, वो उस बॉल की चैन की तरफ देखते हुए विंग के पैर की तरफ देखता है, जिसमें अब निशान बन चुका था। वांगजी को यह देखकर और भी गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों उसे आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है और उसे हार्शली बेड पर फेंक देता है, पर वो बॉल भी बहुत ज़ोर से खींची गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी चेन इतनी बड़ी नहीं थी, तो विंग को उसके पैर में बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है। पर फिर भी विंग अपने मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकालता। वांगजी तुरंत उसके ऊपर आ जाता है और उसके कपड़ों को हार्शली रिमूव कर देता है। वांगजी विंग को पूरी तरह से नेकेट कर देता है और उसे बाइट करने लगता है उसकी नेक पर और उसकी ऑल ओवर पूरी बॉडी पर। आज वांगजी ने विंग को किस नहीं किया था लिप्स पर, वो सीधा विंग की
बॉडी पर हंग्री वुल्फ की तरह बाइट कर रहा था और कई जगह से तो भी खून भी निकल रहा था, पर फिर भी वांग जी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। वो हार्शली विंग को बाइट कर रहा था। विंग कुछ नहीं कहता, वो जस्ट एक लाइफलेस बॉडी की तरह बेड पर वांग जी के नीचे लेटा हुआ था। उसके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकलती और इतने हार्श बाइट के बाद भी ना विंग की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो चुपचाप बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें जुवेनाइल होम का सीन दिखाया जाता है। जुवेनाइल होम जहाँ छोटे बच्चे जो 18 से नीचे की एज के होते हैं और क्राइम करते हैं, उन्हें जुवेनाइल होम में, जिसे हिंदी में बाल सुधार गृह कहा जाता है, वहाँ रखा जाता है। एक लंबी सी लाइन खाने के लिए लगी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कुछ ना कुछ क्राइम किया है वो लाइन में खड़े थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। उन सब के हाथों में प्लेट्स थी। अचानक एक ग्रुप एक बच्चे की तरफ आता है और उसके हाथ से वो थाल छीन लेता है और उसे उस लाइन से बाहर फेंक देता है और खुद पूरा ग्रुप उस बच्चे की जगह उस लाइन में खड़ा हो जाता है। वो ग्रुप कम से कम 5-6 बच्चों का था। वो बच्चा खड़ा होता है और उस ग्रुप की तरफ गुस्से से देखता है और अपनी प्लेट खींचने लगता है। उस ग्रुप के एक बच्चे के हाथ से बच्चों को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बच्चे से फाइट करने लगते हैं। वो बच्चा भी प्रोटेस्ट कर रहा था, लड़ रहा था, पर कब तक लड़ पाता। आखिर वो उन सब से छोटा था। वो जस्ट 14 साल का बच्चा था और वो सारे बच्चे 15-16 साल के, 17 साल के, उस छोटे बच्चे से बाकी सब वो बड़े थे। तो वो ग्रुप बहुत बुरी तरीके से उस बच्चे को मारता है। थोड़ी देर बाद उस जुवेनाइल होम के गार्ड्स आकर उन सबको अलग करते हैं और सबको डांट देते हैं और उस दिन उन ग्रुप को भी और उस छोटे बच्चे को भी खाना नहीं मिलता और वैसे ही उन्हें अपने अपने रूम में भेज दिया जाता है। उस छोटे बच्चे को बहुत भूख लगी थी पर कोई फ़ायदा नहीं था। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसे आज भी भूखा रहने की सज़ा मिली। यही सब होता है, अगर कोई कमज़ोर हो तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। अगर आपसे कोई ताकतवर है तो वो ताकतवर आपको दबाने के लिए कुछ भी करेगा और यही उस बच्चे के साथ हर रोज़ होता है। हर रोज़ वो बच्चे उसे टॉर्चर करते हैं और उसे ही नहीं, वहाँ बहुत सारे और भी छोटे बच्चे हैं जिन्हें वो बड़े लड़कों का गैंग मिलकर बुली करता है, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल वहाँ के गार्ड्स भी कितना डांटेंगे और ये सब बच्चों की लड़ाइयाँ हैं यही समझ के सब छोड़ देते हैं, पर उन छोटे बच्चों पर क्या बीतती है ये कोई नहीं देखता। वो बच्चा ऐसे ही रोते सिसकते सो जाता है, भूखा ही। अचानक विंग की आंखें खुल जाती हैं। सुबह के 5 बजे थे। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो साइड में देखता है तो वांग जी ने उसे फिर से अपनी आर्म्स में टाइटली ग्रैब करके वो सुकून से सोया हुआ था। विंग अपनी बॉडी को देखता है, उस पर बहुत सा आज खून लगा हुआ था क्योंकि वांग जी ने उसे रात को बहुत हार्शली बाइट किया था। विंग उठ जाता है और वो अपने पैर की तरफ देखता है, उसमें अब खून था जो सूख चुका था। वांग जी ने कल रात को उसे बहुत हार्शली बेड पर फेंका था और उस चेन के साथ वो बॉल भी बहुत खींची गई थी। उस बॉल का वेट काफ़ी ज़्यादा था और विंग के पैरों से वो जॉइंट थी जिस वजह से जैसे ही विंग का पैर खींचा गया वो बॉल भी खींची गई और विंग के
उस खिंचाव की वजह से विंग के पैर में चोट लग गई थी और वहाँ से खून भी आ रहा था जो अब सूख चुका था। बेड पर भी बहुत सा खून लगा हुआ था क्योंकि कल रात को फिर से वांगजी ने विंग को पूरी तरह से टॉर्चर किया था। विंग उठता है, वो बहुत धीरे से उस बॉल को उठाता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उन सलाखों की वजह से उन जंजीरों की वजह से अगर वांगजी की नींद को डिस्टर्ब हुआ तो वो फिर से उठकर विंग को ही मारने लगेगा, जिस वजह से वो बहुत धीरे से उस जंजीर को और उस बॉल को उठाकर बाहर आ जाता है और दूसरे रूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसकी आँखों में फिर से वही खालीपन था। वो मिरर में खुद की बॉडी को देखता है जिसका बहुत बुरा हाल था। हर जगह बाइट के निशान थे और सूखा हुआ खून था। विंग मिरर में अपने आप को देखता है और एक हल्की सी ब्रोकन स्माइल के साथ सोचता है, यू डिज़र्व इट। इतना बोलकर वो शावर लेने चला जाता है। वो शावर को ऑन करता है और उस पानी के नीचे खड़ा हो जाता है और अपनी आँखों को बंद करता है। अब सीन हमें एक रूम का दिखाया जाता है जहाँ एक ब्राइड रेडी हो रही थी। उसने अपना वेडिंग ड्रेस पहन लिया था और उसके आसपास 2 पर्सन थे, एक छोटा बच्चा और एक थोड़ा बड़ा था। यानली की तरफ विंग और जियांग चैंग देखते हैं और कहते हैं, वाओ शीजे, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। यानली की चेहरे पर उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट सुनकर स्माइल आ जाती है। विंग अभी सिर्फ 14 साल का है और जियांग चैंग 18 साल का है। यानली अभी 20 साल की है और आज उसकी वेडिंग है जिन फैमिली के सेकंड सन के साथ, जिन जुशन के साथ। यानली पूरी तरीके से रेडी है। अचानक एक सर्वेंट अंदर आता है और वो जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैडम, यू ने आपको बुलाया है। जियांग चैंग नोट करता है और कहता है, आप दोनों यही रुको, मैं आता हूँ। इतना बोलकर वो उस सर्वेंट के साथ चला जाता है। यानली विंग से कहती है, जाओ जाके देखो सब हुआ है या नहीं। विंग भी कूदते फनते वहाँ से चला जाता है। यानली अपने रूम में बैठी हुई थी और वो खुद को रेडी कर रही थी, मतलब आखिरी जो टचअप वगैरह बचा था वो सब कर रही थी। अचानक रूम का गेट ओपन होता है। यानली को लगा कि विंग या चैंग में से कोई होगा, तो वो कहती है, अरे तुम इतने जल्दी आ गए। इतना बोलकर वो गेट की तरफ देखती है, पर वहाँ ना चैंग था ना विंग था। इनफैक्ट जिस पर्सन ने एंटर किया था उसने रूम को भी अच्छी तरीके से अंदर से लॉक कर दिया था। वो मेंग्याओ था। मेंग्याओ अंदर आता है और यानली की तरफ देखता है। वो यानली को बहुत अलग नज़रों से देख रहा था। यानली बहुत अनकंफर्टेबल थी। वो तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे आप यहाँ पर? एक्चुअली मेंग्याओ जिन जुशन का बड़ा ब्रदर है और उसकी भी एंगेजमेंट हो चुकी है। यानली उसकी तरफ देखती है और कहती है, कुछ काम था। मेंग्याओ बहुत अलग ही नज़र से यानली को देख रहा था और वो यानली की तरफ बढ़ने लगता है। यानली को मेंग्याओ का उसे ऐसे देखना पसंद नहीं आ रहा था। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, जिस वजह से वो अनकंडीशनली ही पीछे जाने लगती है। उसे मेंग्याओ से पहले से ही डर लगता है क्योंकि मेंग्याओ उसकी तरफ बहुत अलग नज़रों से देखता है। मतलब उसे मेंग्याओ की नज़रों में कुछ अलग ही एकदम घिनौना कुछ नज़र आता है, जिस वजह से वो पहले से मेंग्याओ से थोड़ा दूर ही रहती है और उससे डरती भी बहुत है।
मेंग्याओ यानली के पास आता है और उसे तुरंत बहुत ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब यानली का हाथ पकड़ के वो अपनी तरफ खींचता है और उसके चेहरे पर हाथ घुमाने लगता है। यानली उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे, छोड़ी मुझे। वो मेंग्याओ से खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। मेंग्याओ यानली की तरफ देखता है और उसके होठों पर अपना थंब घुमाते हुए कहता है, आवाज़ मत करो, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला। इतना बोलकर वो यानली के होठों को बहुत हार्शली रफ करने लगता है। यानली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो मेंग्याओ को अपने आप से दूर ढकेलने लगती है। पर मेंग्याओ उसे और भी टाइटली अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बस थोड़ी देर मेरे साथ कोऑपरेट करो और फिर तो तुम मेरे भाई की दुल्हन ही बनने वाली हो ना। मेरे छोटे भाई को सेटिस्फाई करने से पहले मुझे तो थोड़ा सेटिस्फाइड कर दो। इतना बोलकर वो यानली के साथ मिसबिहेव करने लगता है। यानली को बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो मेंग्याओ को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। यानली मेंग्याओ को बहुत मुश्किल से अपने आप से दूर करती है और कहती है, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, ये आप गलत कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाओ, मैं सबको बता दूंगी। मेंग्याओ एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, और तुम पर यकीन कौन करेगा? तुम जानते हो ना कि तुम पर यहाँ कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और मुझ पर अंधा यकीन करते हैं। इतना बोलकर वो यानली के साथ मिसबिहेव करने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ विंग आता है और थोड़ी देर बाद जब सारे फैमिली वाले एंटर करते हैं तब वो सब देखते हैं कि विंग ने मेंग्याओ को मार दिया है। उसके हाथ में कैंडल स्टैंड था और उस पर मेंग्याओ का ब्लड लगा हुआ था और यानली वॉशरूम का डोर नॉक कर रही थी और उसे निकालने के लिए कह रही थी। सबको पता था कि विंग मेंग्याओ से नफ़रत करता है। इनफैक्ट उसका और मेंग्याओ का बहुत बार लड़ाई भी हो चुका है। भले ही विंग बहुत छोटा है पर फिर भी वो बहुत नटखट है। वो बहुत ज़्यादा ही लोगों को परेशान करता है। वो थोड़ा चुलबुला है और बहुत मस्तीखोर है, जिस वजह से मेंग्याओ ने कई बार उसे डांटा है और विंग ने भी मेंग्याओ को कई बार अपने छोटे छोटे हाथों से मारा भी है, क्योंकि उसे भी मेंग्याओ पसंद नहीं है। पर आज उस रूम का नज़ारा देखकर हर कोई शॉक था, क्योंकि मेंग्याओ मर चुका था और विंग के हाथों में वो कैंडल स्टैंड था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस आती है। इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि साफ नज़र आ रहा था कि विंग ने ही मेंग्याओ को मारा है और विंग ये एक्सेप्ट भी कर लेता है। उसे 8 साल की सज़ा हो जाती है। विंग ने किसी भी तरह का कोई भी जवाब देने के लिए ना नहीं कहा था। इनफैक्ट विंग ने खुद ही ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने ही मेंग्याओ को मार दिया, क्योंकि मेंग्याओ उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था, उसे डांट रहा था, उसे मार रहा था, जिस वजह से विंग को उस पर गुस्सा आया और उसने मेंग्याओ को मार दिया। जैसे ही ये सब हुआ था, जियांग फैमिली ने विंग से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और उस वक्त यानली की शादी भी पोस्टपोन हो चुकी थी। पर इन सब का इफ़ेक्ट यानली और जिनसुशन की शादी पर नहीं गिरा था, क्योंकि सब जानते थे कि विंग वुशियान जियांग्स का अडॉप्टेड सन है और वो जियांग्स के नौकर का बेटा है। तो वो वैसे भी जियांग
फैमिली को बिलोंग नहीं करता, जिस वजह से उन दोनों के रिश्ते पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। उसके बाद जियांग फैमिली में से कोई भी विंग से मिलने नहीं गया। विंग को 8 साल की सज़ा हो चुकी थी और वो 7 साल तक जेल में था। 1 साल की उसकी सज़ा कम हो गई थी क्योंकि उसका बर्ताव अच्छा था, जिस वजह से उसे 1 साल कम सज़ा मिली थी। जहाँ वो 22 साल तक जेल में रहने वाला था, वही अब मतलब अपने उम्र के 22 साल तक जेल में रहने वाला था, वही अब वो सिर्फ 21 साल ही जेल में बिताकर बाहर आ चुका था। अचानक विंग अपनी आंखें खोलता है। वो शॉवर को ऑफ करता है और बाहर आ जाता है। फिर से वो वांगजी की ही एक शर्ट पहन लेता है और अपने कामों में लग जाता है। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.